अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा ठीक है आप? जी सर ठीक है। ठीक है। अच्छा आज हमारे पीरियड 2 हैं, तो इस पीरियड में हम शुरू करते हैं। आज हम न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन इन वाटर बॉडीज। आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स पानी में मौजूद होते हैं तो पानी में वेजिटेशन ग्रो करती है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट मिकदार में पानी में हो तो हम कहते हैं यूट्रिएंट जोन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और उन की मौजूदगी में फाइटोप्लैंक्टन और वेजिटेशन एक्वाटिक प्लांट्स वो बड़ा अच्छा ग्रो करते हैं और फिर उनसे जो फूड हासिल करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका न्यूट्रिएंट रिच होना ज़रूरी है। और साथ ही हमें अगर हमने कह लें कि आजकल तो हमें पता है कि किस ऑर्गेनिज्म के लिए किस हद तक किस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है, ये कैलकुलेशंस की जा चुकी हैं। और पानी में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसको हम खुद सप्लीमेंट्री तौर पे ऐड भी कर सकते हैं, ताकि पानी एक किस्म का जिसमें मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी न्यूट्रिएंट्स पूरी हो जाएं और प्लांट्स की ग्रोथ में कमी ना रहे और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको अपनी फूड आइटम्स अच्छी तरह से वहाँ मिलती रहें। तो जो यहाँ मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे अभी। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ आया कि नहीं अभी? बड़े स्क्रीन आई है आपकी अपना यहाँ पे? आपकी स्क्रीन में कुछ आ रहा है? हेलो? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में बेटे आपके पास स्क्रीन एक आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा, तो इसमें देखें कि यस सर, इसमें एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स दिए गए हैं। हाँ, अब मूव करना शुरू की है। हाँ ठीक है, वो थोड़ी बहुत नेट की स्पीड होती है ना उसके हिसाब से। तो ये लिखा ना न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन इन वाटर बॉडीज, इसका मतलब ये है कि पानी में न्यूट्रिएंट्स की मिकदार और फिर उस मिकदार के हिसाब से एक्वाटिक वेजिटेशन की ग्रोथ और फिर उस वेजिटेशन को खाने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ। तो ये सारा एक लिंक्ड सिलसिला होता है। आप देखेंगे प्लैंक्टन बायोमास in eutrophic zone is often controlled by the availability of certain nutrients that in addition to light are essential for growth। के फाइटोप्लैंक्टन की जो प्रोडक्शन है वो कह लें कि इन न्यूट्रिएंट्स के साथ लाइट का होना भी ज़रूरी है, यानी न्यूट्रिएंट्स भी पानी में मौजूद हों और लाइट भी मौजूद हो ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो फिर इसके नतीजे में प्लांट्स की ग्रोथ होती है। इफ द सप्लाई ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स इज इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज इन बायोमास रफली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट सप्लाई कैन बी एक्सपेक्टेड। तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पानी में ज़्यादा कर देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेजिटेशन की ग्रोथ भी वहाँ ज़्यादा हो जाएगी पानी में। तो ये एक लिस्ट है केमिकल एलिमेंट्स की विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो ये देखें, इसमें दो तरह
कि ये एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। यहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा मकदार में चाहिए, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ, इससे मुराद ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स को कम मकदार में चाहिए। शायद आपने पिछले किसी सेमेस्टर में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा हो कि ये लिपिड्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, और फिर मिनरल्स को और विटामिन्स को आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है। ऐसे ही है ना? यस सर, ऐसे ही है। यहाँ जो एक्वाटिक बॉडीज होती हैं उनमें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये एलिमेंट लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो ये हम लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरान, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, वेनेडियम, कोबाल्ट। तो इसमें देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में वाफर होती है, और पानी खुद H2O है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से हमें ये ऑक्सीजन भी मिल जाती है, कार्बन भी मिल जाती है, हाइड्रोजन भी मिल जाती है। तो नाइट्रोजन भी पानी में जो कह लें कि प्लांट्स होते हैं उनकी जब डिग्रेडेशन होती है, डेट्राइटस बनता है, वहाँ हमें नाइट्रोजन भी मिल जाती है। और इसी तरह ये बाकी इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी यहाँ मौजूद है। ये देखें कि फाइटोप्लैंक्टन बायोमास, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नीडेड इन लार्जेस्ट अमाउंट। इन तीनों की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की और कार्बन की। But these elements are readily obtained from H2O and CO2। अब देखें कि पानी खुद H2O है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और CO2 में भी आपको कार्बन नज़र आ रही है, ऑक्सीजन नज़र आ रही है। Obviously there is no lack of H2O in an aquatic environment। Carbon dioxide is a gas that is found in the atmosphere and dissolved in water reaching the equilibrium। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानियों में, हमारे एनवायरनमेंट में वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वो पानी में बेइंतहा शामिल रहती है। However, the carbon dioxide concentration in some freshwater lake can be extremely low। It was proved। तो ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें इन एलिमेंट्स की पानी में फराहमी के बारे में कुछ लिखा गया है। इसी रिसर्च पेपर को सामने रखते हुए, और एक और भी एक यहाँ मैं एक और आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट, वो शायद आपके पास वो भी होगा, जिसको मैं स्टॉप करके वो दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये एक और रिसर्च पेपर है, आपको नजर आ रहा है ये? जी सर। इसमें जरा डिटेल से लिखा गया है कि इसमें आपने ये सारा नहीं देखना, ये जो हमारे मुतलका है वही देखना है। मिसाल के तौर पे ये एक पेज है, पेज नंबर ये 950 है। यहाँ अब ये चूंकि उसने इसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट किया है, लेकिन स्क्रीन में ये इस तरह आ रहा है, तो इसका प्रिंट ले लेना, प्रिंट।
तो इसमें ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये साथ पोटाशियम भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम को फोकस किया गया है। तो अगर आप इनको देखें तो इनकी जो सिम्टम्स हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, कार्प में, ट्राउट में, ये हमारी फिश स्पीशीज हैं। तो हमें अगर इनकी डेफिशिएंसी है पानी में तो फिर क्या होगा, लोअर एपिटाइट। इन फिश को, इन फिश स्पीशीज को जिसमें कार्प है, ट्राउट है, इनको भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो ये जितना इनको डेली खाना चाहिए उतना नहीं खाएंगी, और इसके नतीजे में फिर जाहिर है अल्टीमेटली इनकी जो ग्रोथ है उस पे असर पड़ेगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और फिर सर ये देखा भी स्क्रीन है, सही नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटे, ये इसका प्रिंट ले लेना आप, क्योंकि ये जाहिर है जी अब सर। इससे दोबारा स्लाइडें बनाना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये सोर्स एज सच मैंने आपके सामने रखा है, तो आपने इसका प्रिंट ले लेना है। और प्रिंट इसमें देखें, एक ही पेज के ऊपर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के बारे में लिखा गया है। ये देखें, ये कैल्शियम है, ये जी अब फास्फोरस है नजर आया। और ये मैग्नीशियम है, साथ पोटाशियम है। अब देखें एक ही जी पेज आपको ये कितना ये दे रहा है, ये मटेरियल, ये कार्प और ये ट्राउट है, और ये सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये चीज मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। तो ये इसका प्रिंट ले लेना, फिर आपको बड़ी आसानी रहेगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें आप जी देखें कि लिखा है रिटार्डेड ग्रोथ, यानी जब फिश को एपिटाइट नहीं फील होगी, उसको भूख नहीं लगेगी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो कम खाएगी। तो जब कम खाएगी तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, यानी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और फिर लोअर फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी, ये फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी ये एक टर्म है, इसको हम FCR भी कहते हैं, कि एनिमल कितनी फीड खाता है और वो कितना बॉडी मास गेन करता है। तो जो तमाम अगर पैरामीटर्स कह लें कि विद इन रेंज हो एनिमल्स के लिए जो चाहिए, तो अगर वो सारे पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं तो फीड कन्वर्शन रेशियो मैक्सिमम होती है, यानी एनिमल जो है वो थोड़ी फीड खा के उसका बॉडी मास ज़्यादा बनता है। तो अगर फार्मर है, फार्मर ज़ाहिर है उसने हर चीज़ को देखना होता है, फार्मर की ख्वाहिश होती है कि मेरा फीड पे खर्च कम से कम हो और मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए वो तमाम इंतजाम करता है ताकि उसकी ग्रोथ फिश की बेहतर हो और उसका उसको मार्केट में अच्छा उसका रेट मिले। तो इसके लिए वो पहली बात तो ये करता है कि जो फीड है वो लो कास्ट फीड लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ज़्यादा लो कास्ट फीड लेगा तो उसमें वो प्रोटीन प्रॉपर नहीं होगी, फिर भी डेफिशिएंसी होगी। तो ये तमाम चीज़ें देखना पड़ती हैं कि जो फीड वो ले रहा है उसकी कंपोजिशन ठीक है, और फिर पानी के अंदर जहाँ फिश उसने रियर करनी है उसके तमाम पैरामीटर्स, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ठीक है, उसका टेम्परेचर ठीक है, उसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह उनकी मिकदार, उनकी क्वांटिटी ठीक है। तो अगर ये सब कुछ ठीक होगा तो फीड थोड़ी खा के भी फिश का बॉडी मास ज़्यादा बनेगा, तो फार्मर की जो बचत है वो उसमें इजाफा होगा। तो इसमें देखें, एक और उसने रिमार्क्स में लिखा है, यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो फिर लिमिट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो अब्जॉर्प्शन है वो भी कह लें कि कम हो जाएगी। अब देखें कि अगर कैल्शियम कम हुआ है तो उसके कितने ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि एक तो फिश को भूख नहीं लग रही, उसने खाना कम कर दिया है। दूसरा ये है कि कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना भी फिश ने स्लो कर दिया है। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेफिशिएंसी थोड़ी सी है, ये इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आप देखें, यहाँ आपके सामने ये दूसरा, ये फास्फोरस है, ये आपको नज़र आ रहा है फास्फोरस लिखा हुआ? जी सर अब नजर आ रहा है। हाँ, तो
यार ये एक आ रही है, खत्म क्यों नहीं होती, ये चीज खत्म क्यों नहीं होती? ये नहीं खत्म होता, ये डाउनलोड करना पड़ता है। कोई हो ना कोई। चलो मेरे ख्याल में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। चलेंगे बेटा, कोई बात नहीं, ये आपने ना इसका प्रिंट ले लेना है, इसका जो लिंक है मैंने आपको दिया हुआ है, आपके पास है। तो जो आपने बनाई सर थी ना, किधर वो भेजनी है? जो असाइनमेंट बेटे आपने बनाई है ना, उसमें मैंने आपको इसका लिंक दिया हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर पे। वहाँ से ले लेंगे, क्या डाउनलोड कर ख्याल है? लेंगे सर। यस सर, ठीक कर हो लेंगे। गया। हाँ तो यस सर। वहाँ से आप ये सारा डॉक्यूमेंट तो ज़ाहिर है आपने नहीं करना, लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड है वो थोड़ा ही है, वो आप आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। तो दूसरा इसमें जो है ना फास्फोरस है, उसमें ये देखें ये लिखा हुआ है, ये कार्प है, ये ट्राउट है, और ये दोनों में ये कंडीशन के सेम थी, इसलिए यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे फास्फोरस में ये लाइन मौजूद है, ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि कार्प के अंदर ये वाली कंडीशन है और ट्राउट में ये वाली कंडीशन है। कार्प एक हर्बीवोर फिश है, ट्राउट एक कार्निवोर फिश है। तो दोनों की फिजियोलॉजी में फ़र्क है। तो जब हम फास्फोरस की बात करेंगे तो उसकी जो कह लें कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उसमें फ़र्क की वजह से ये दोनों अलग अलग शो किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, कार्प में अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो लोअर वेट गेन। तो पहला काम ये होगा कि ये वाली फिश भी वेट गेन नहीं करेगी, यानी बावजूद टाइम गुजरता जा रहा है, ये खुराक भी खाती है, लेकिन वेट गेन नहीं कर पाती प्रॉपर। और फिर लोअर फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी। तो ज़ाहिर है, अंडरस्टूड है कि जब फीड कन्वर्शन प्रॉपर नहीं हो रही तो इसीलिए तो वेट गेन नहीं कर पा रही। और फिर स्केलेटल डिफॉर्मेशन, तो इसके स्केलेटन में खामियां रह जाती हैं। और फिर रिब ऑसिफिकेशन प्रॉब्लम, इसकी जो रिब्स हैं उनमें भी कमज़ोरी रह जाती है। और फिर सॉफ्ट पेक्टोरल फिन रेडियल, तो इसके पेक्टोरल फिन के जो रेडियल्स हैं उनमें कमी, उनमें नरमी रह जाती है। और फिर इसके जो स्कल है उसमें डिफॉर्मेशन होती है, यानी स्कल प्रॉपर डेवलप नहीं होती। और फिर मोर विसरल फैट, और इसमें फैट ज़्यादा बन जाती है, यानी बजाय इसके कि मसल्स बने, मीट बने, तो फैट के बन जाने से इसका जो वजन बनता है उसका तो फायदा नहीं है। तो जो मार्केट में लोग पसंद करते हैं वो लो फैट फिश को पसंद करते हैं, ताकि उनको प्रॉपर प्रोटीन मिले। तो दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे ट्राउट की बात करें तो ट्राउट में हमें देखें कि लोअर वेट गेन, उसमें भी प्रॉपर वेट नहीं फिश गेन कर पाती। लोअर फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी, फिर बोन डीमिनरलाइजेशन, फिर फिश के की जो बोन्स हैं उनमें जो मिनरल्स स्टोर रहती हैं वो बोन्स में से निकलना शुरू हो जाती हैं। डीमिनरलाइजेशन का मतलब ये है कि फिर बोन्स में कमज़ोरी आती है। तो इस तरह से ये जो फास्फोरस है अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कार्प के ऊपर क्या इसके असरात हैं, ट्राउट के ऊपर क्या असरात हैं। तो ये दो छोटे छोटे जो हैं कॉलम उनमें ये लिखा हुआ है। और फिर मेरे भाई जो तीसरा है वो ये है अपना मैग्नीशियम, ये वाला। ठीक है, तो ये जो ना इनकी मिकदार लिखी हुई है कि ये जी पानी सर। कम से कम इतने होंगे तो फिश जो है ना उसके लिए ये सूटेबल हैं। इससे कम डेफिशिएंसी है, अगर इससे ज़्यादा हैं तो ये चूंकि रटे वाला मसला होता है, ये तो ज़ाहिर है आपने इसका रटा लगाना है। तो ये देख लेना है कि इनकी कितनी यस सर। मिकदार चाहिए। और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ भी दरमियान में लाइन मौजूद है, यानी कार्प के लिए सिचुएशन अलहदा है, ट्राउट के लिए अलहदा है। तो अगर कार्प की बात की जाए तो यहाँ लिखा है लोअर वेट गेन, यानी ये लोअर वेट गेन तो तकरीबन हर जगह पे आ रहा है जहाँ भी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। और फिर लिखा है यहाँ पे एपेथी, ये एक कंडीशन है जिसमें एनिमल जो है उसमें जिसका उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो लेक ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी काम में उसका जी नहीं लगता, जिसे हम कहते हैं ना एंथ्यूजियज्म,
यानी कि जोशीलापन वो एनिमल में खत्म हो जाता है। यानी आप कह लें कि एनिमल ढीला डाला और सुस्त, और जिसे हम कहते हैं लिथार्जी उसमें आती है। तो ये ऐसी कंडीशन। और फिर आप देखें लेक ऑफ एपिटाइट, एनिमल को भूख नहीं लगती, ज़ाहिर है फिर वही बात कि अगर भूख नहीं लगेगी तो फिर उसमें डेफिशिएंसी आएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कह लें कि उसका वेट गेन नहीं होगा। फिर ये एक और लिखा है ट्रीमर। इसका मतलब ये है कि ट्रीमर का मतलब ये है कि बॉडी उसकी बात जगह से कांपती है, यानी इनवॉलेंटरी रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा बूढ़े लोग बाज दफा वो बार बार उनका हाथ हिलता है या उनका बाजू हिलता है या बॉडी का कोई और पार्ट, मिसाल के तौर पे बाज लोग जो बूढ़े हैं उनका सर भी दाएं और बाएं हिलता है। तो ये एक कंडीशन है मेडिकल। और फिर इसमें ये कह लें कि इनवॉलेंटरीली गैर शौरी तौर पे कोई ना कोई पार्ट जो है वो मूव करना शुरू करता रहता है, और इसमें जो उसको इनिशिएटिव मिलता है वो खुद कार हो जाता है अपना, उसका नर्वस सिस्टम उस पार्ट का, उसको लगातार वहाँ पे स्टिमुलस मिलती है तो वो वाला पार्ट जो है वो फिर हिलता रहता है उसकी, यानी सोच समझ के यस शौर सर, के। राशि की बीमारी कहते हैं जिसे। जी। सर और फिर ये आप राशि की बीमारी जिसे कहते हैं। बेटे क्या कह रहे हैं? सर ये राशि की बीमारी कहते हैं इसे, जो हिलते हैं जैसे राशा, हाथ। और हाँ वही वही असल में मैं वही कहना चाह रहा था कि कांपना बॉडी का राशा भी इसे ही कहते हैं। ठीक आपने समझा है। और फिर इसी तरह देखें कि हाई मॉर्टेलिटी। तो कार्प्स के अंदर, कार्प एक फिश का नाम है, ये हमारी हर्बीवोर फिश हैं। और इसमें हाई मॉर्टेलिटी होती है अगर मैग्नीशियम की पानी में डेफिशिएंसी है। और फिर ये एक लफ्ज लिखा है कैटारेक्ट, लिखा है ना। जी इसका सर। मतलब ये है कि आंखें जो हैं वो क्लाउडी सी हो जाती हैं, और फिर वो कह लें कि डिक्रीज इन विजन, यानी फिर नज़र सही नहीं आता जब आंखें क्लाउडी सर ये हो। मोतिया तो नहीं है? तकरीबन यही है, हाँ मेरे ख्याल में यही है। तो उसमें फिर जी। ये है कि जब फिश को अच्छी तरह से नज़र नहीं आता तो उसको फिर खुराक के हसूल में दिक्कत आती है। और फिर उसकी सारी फिजियोलॉजी जब नज़र कमज़ोर हो जाती है तो फिर बंदे की जो बाकी है ना फिजियोलॉजी वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। कान जो है उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और ब्रेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है उससे डिस्टर्बेंस आती है। और ओवरऑल जो तबीयत है उसमें ये वाला जो लफ्ज है ना एपैथी, यानी कि सुस्ती आती है और कह लें कि मोराल डाउन होता है। तो ये वाली तो कंडीशन है काप में जो कि पैदा होती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। और ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे जो है ना ये ट्राउट के अंदर फिर क्या होता है, उसमें उसमें लोअर वेट गेन, ये लिखा है लोअर वेट गेन। और फिर लेक ऑफ एपिटाइट, कैटारैक्ट, यानी कि वही अभी जो बात हम कर रहे थे। और फिर एपैथी, ये भी वही है। और फिर किडनी कैल्सिफिकेशन, यानी किडनी के जो है ना अपना फंक्शन उसमें डिस्टरबेंस आती है। और फिर हायर मोर्टेलिटी, इसमें भी डेथ रेट बढ़ जाता है। और फिर स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कर्व आ जाती है, लेटरली यानी कर्व आ जाती है दाएं रुख या बाएं रुख। तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ये इंसानों में भी है। आमतौर पे जो मिनरल रिक्वायरमेंट फिश में है वही इंसानों में है। तो आप तकरीबन ये बात साथ ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में भी मैग्नीशियम की कमी है तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी उसमें कर्व आ सकती है। और वर्टिब्रल कॉलम का सीधा रहना ये हमारी मूवमेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कर्व आ जाए तो उसको रिपेयर करना ये बड़ा मुश्किल काम है डॉक्टर्स के लिए। ऑपरेट करना पड़ता है और फिर वहाँ पे स्टील के रॉड्स को फिक्स करना पड़ता है और फिर दोबारा, ये एक लंबा प्रोसीजर है। हमारे मुल्क में ये होता भी नहीं है इतनी कामयाबी से। हमारे मुल्क में तो यहाँ थोड़ा बहुत जो होता है ना अपना एक दो या तीन या चार वर्टिब्रा तक वो करते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर इसको सारे को करना हो तो ये इसका खर्च भी लाखों में है, 5-7 लाख रुपए से
ये शुरू होता है। तो अल्लाह ताला बचा के रखे ऐसी चीज़ों से। तो फिर आप देखें कि डीजनरेशन ऑफ मसल, मसल फाइबर एंड गिल्स, इसमें फिर एक और मसला बन जाता है कि मसल फाइबर की डीजनरेशन होती है, गिल्स की डीजनरेशन होती है। तो जब मसल्स में गड़बड़ आ गई, जब गिल्स में देखो ना, गिल्स से इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करना होता है। तो जब गिल्स ही डिस्टर्ब हो गई तो ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन पे फर्क आ जाएगा, और बाकी बॉडी के जो मसल हैं उनमें गड़बड़ हो जाएगी। तो ओवरऑल आप देखें कि जो डेफिशिएंसी है उसके कितने ज़्यादा लॉसेज हैं। आप देखें कि ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं इनकी हमें बड़ी माइन्यूट मिकदार में ज़रूरत है। यहाँ लिखा हुआ है ये 0.5 टू 0.8 ग्राम पर 100 ग्राम फीड में, यानी बड़ी माइन्यूट मिकदार है ये, 1 ग्राम भी पूरी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें कि कितने ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आयोडीन मिला नमक जो है वो जो यूज़ करते हैं लोग, उनमें बच्चों के ब्रेन की नशोनुमा ठीक रहती है। लेकिन जो सिंपल साल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसमें आयोडीन शामिल नहीं है, तो उन बच्चों में फिर वो जो गाइटर है वो डिजीज़ बाज़ दफ़ा सामने आती है। तो गाइटर का सामने आना, ये नेक रीजन वहाँ स्वेल कर जाता है, वो कितना अजीब लगता है। और अगर उसको ट्रीट करें तो वो भी काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है उसका। लेकिन आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि डेफिशिएंसी कितनी माइन्यूट है। यानी अगर नमक आप लेते हैं सादा पर केजी तो वो 10 रुपये का केजी होगा। अगर आप लेते हैं ये साल्ट अपना आयोडीन मिला तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में कुछ 40 रुपये का केजी होगा। अगरचे रेट में 3 गुना का फ़र्क पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद 30 रुपये की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये गाइटर की डिजीज़ काज हो जाती है किसी एक आध बच्चे को भी, तो फिर कितना बड़ा मसला है। तो यानी ये चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी है, जैसा कि आजकल आप देखें कि कोरोना का मसला है, कोरोना वायरस ने कोविड-19 डिजीज़ को पेंडेमिक कर दिया है। तो ये जो डिजीज़ है इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, तो जैसा कि हमने सुना है मुख्तलिफ डॉक्टर से, वो यही कहते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा होना चाहिए, जिंक पूरा होना चाहिए, विटामिन डी पूरा होना चाहिए, विटामिन ए पूरा होना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और वो इस वायरस को काबू कर सके। लेकिन अगर आप ये मामूली मामूली बातों का ख्याल अगर नहीं रखते तो फिर ये अल्लाह ना करे ऐन मुमकिन है कि अगर आपकी बॉडी में ये वायरस पहुंचता है तो ये आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अगर ये लंग्स को डैमेज कर रहा है तो बहुत जल्द आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी में उसमें कमी आ जाती है, और फिर जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आती है तो फ़ौरन डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनका ध्यान रखना। आप क्योंकि आप देखें ना पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अपना भी ध्यान रखना है, आपने अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको डाइट में शामिल रखना है। और इसी तरह आखिर में देखें ये पोटाशियम है, पोटाशियम ये देखें ना ये आखिर में, तो पोटाशियम भला कहाँ इस्तेमाल होता है पता है आपको? ये देखें यहाँ पे लिखा है लेक ऑफ एपिटाइट, ट्रीमर, टिटानी, डेथ। तो असल में जो सोडियम और पोटाशियम है इनका ताल्लुक बराह रास्त, अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा कि ये सर एक पंप होता था जी मेम्ब्रेन पंप के तौर पे, सोडियम पोटाशियम हाँ पंप था हाँ एक सर बिल्कुल वो। बिल्कुल, वो एक्शन पोटेंशियल, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो यस मेम्ब्रेन सर, के अक्रॉस एक्शन। सोडियम पोटाशियम का मूव करना। यानी आप देखें जितने भी हमारी बॉडी में न्यूरॉन हैं वो फंक्शन ही तब करेंगे जब हमारी बॉडी में सोडियम पोटाशियम की मिकदार प्रॉपर होगी। अगर इन्हीं की पोटाशियम मिकदार पंप कम हो होगा। गई तो नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करना कह लें कि उसमें उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर वो जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस, यस यानी सर। कि हमें फालज हो जाता है। तो ये आप देखें पोटाशियम जो है ये बनाना वगैरह में, मुख्तलिफ फ्रूट्स में ये मिल जाता है। तो हमें चाहिए ये कि
ये जो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, इनका प्रॉपर इस्तेमाल करते रहें अपनी डाइट में, ताकि ये डेफिशिएंसीज ना प्रोड्यूस हों। तो ये किसी भाई ने इतने ज़्यादा ये जंग शुरू कर दी है, क्या मसला है इसको? अल्लाह के बंदे, मैं आपका खादिम हूँ, मुझे बताएं अगर कोई मसला है तो हम वो डिस्कस करते हैं। ये शायद अपना थक गया है, इसको शायद पसंद नहीं आ रहा, क्या ख्याल है? जी सर। इसको बताओ यार, मैं एजेड आदमी हूँ, अल्लाह के बंदे मेरे साथ ऐसे ना किया करो। कोई भी मसला हो मुझे बताएं, मैं कौन सा कोई भागा हुआ हूँ, तो हम वो उसको सॉल्व करेंगे। ये इस तरह की जो कार्रवाई है इधर, अगर मैंने नोट कर ली कि ये किसने की है, तो फिर मैंने उसको, मेरी नाराजगी होगी उसके साथ, क्या ख्याल है? तो अब ये ना हमारी मीटिंग अभी खत्म हो जी जाएगी 1-2 मिनट में, सर। तो हम दोबारा, सर ये, ये हमारा फिर 11 बजे है। हाँ जी सर, 11 से 12 लेक्चर है। हाँ, 11 बजे फिर दोबारा अल्लाह खैर करे ऑनलाइन होते हैं, तो आप उस वक्त तक इसको रिवाइज करें। इसका प्रिंट तो आपने ले लिया होगा कि नहीं लिया अभी तक? ले लिए सर। सर हाँ, प्रिंट ले लेंगे सर, वो हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बाजार जाना ना वो सर फिर जरा थोड़ा मतलब रिस्की डाउनलोड सा कर काम लें, है। सर कह रहे हैं डाउनलोड कर चलो ये लें। कोई बात नहीं, बेशक हाँ ऑनलाइन जी हाँ इसको जी। समझ लें, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे नेक्स्ट पीरियड में बताएं, ताकि हम उसको अच्छी तरह से उसको उसको देखें। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए ना, तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आप बताएं, हम उसको अच्छी तरह से दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग अपने घर में देखें बैठे हुए हैं, मैं अपने इधर घर में हूँ, तो हम हमारे पास सफिशेंट वाफर टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास जो है, इस क्लास के अंदर ही हमने स्टडी करना है, किसी दिन हम ज़्यादा टाइम भी बैठ सकते हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना? ठीक हो गया सर। तो सर एक रोल नंबर है हाँ, 8135 सर, उसका मैसेज आया है कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट का मसला आ गया है, तो वो मेरी ना ये मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही, वो सर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बता उसे दूंगा। कहें कि कम से कम जो गूगल क्लास है ना, वहाँ अटेंडेंस जरूर लगाए। आपने क्लास में आपने अटेंडेंस लगाई है कि नहीं लगाई है आज? सर अभी लगानी है, अभी तो मैं अभी क्लास आपको बैठ ना के वो लगा लगा रहे देंगे हैं। ना। अभी वो मैं मैसेज सेंड करता हूँ कि पेस्ट पोस्ट अटेंडेंस हियर, तो वहाँ आपने ना अटेंडेंस जरूर लगा देनी है अभी, ठीक है ना? यस सर, लगा देंगे अभी। ठीक है क्योंकि वो सर। अटेंडेंस जो है ना, फिर वो जो है वो एक परमानेंट कह लें कि चीज़ है, रिकॉर्ड में आ जाती है। तो ये मैंने आपको मैसेज कर दिया है, साथ मैंने डेट लिख दी है। यस सर। तो बेटे अब मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ, क्योंकि इसने खुद ही बंद हो जाना है, तो दोबारा शुरू करते हैं फिर 11 बजे, ठीक है जी? ओके इंशाल्लाह सर, सर 11 थैंक यू, बजे अल्लाह मिलते हैं। हाफिज।